आज हम बात करने वाले हैं भारत गणराज्य डॉक्टर अंबेडकर एवं राम राज्य के सेकंड एपिसोड की। जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने भारत गणराज्य के बारे में डिस्कस किया था और आज हम बात करने वाले हैं कि राम राज्य का जो कंसेप्ट है वो किस प्रकार का हो सकता है, क्या है राम राज्य की संकल्पना, इसके बारे में हम विस्तृत विचार करेंगे। उससे पहले हम दोबारा से एक बार बात कर लेते हैं गणराज्य के बारे में। गणतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनतंत्र और भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, जो कि वो 2 दिन बाद 26 जनवरी का महापर्व इस देश के अंदर मनाया जाने वाला है हर्षोल्लास के साथ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार उन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब क्या है। जो शासन व्यवस्था उस देश के लोगों के द्वारा, उस देश के लोगों के लिए और लोगों में से ही निर्मित होती है, इसका मतलब उस राष्ट्र के लोगों के भले के लिए जो व्यवस्था होती है वह व्यवस्था गणतांत्रिक व्यवस्था होती है। आज हम बात करने वाले हैं आजकल का जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है इस महान भारत राष्ट्र के अंदर, और वह है राम राज्य, हिंदू राज्य, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना क्या है, इसके स्थितियां क्या हो सकती है, क्या सोचते हैं इसको लाने वाले लोग, और लाने वाले लोग कितने लोग हैं जो इस व्यवस्था को कितने लोगों पर लादना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं। इस देश के अंदर जो राम राज्य की व्यवस्था है, अगर हम बात करें वाल्मीकि रामायण के अनुसार, तो वाल्मीकि रामायण में राम राज्य का मतलब है वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो नियम कानून बने हुए हैं उसके अनुसार सब के सब अपने कर्म करें और किसी को भी उसके इधर उधर झांकने की जरूरत ना हो। तब उस स्थिति में जो शासन व्यवस्था होगी वह राम राज्य की स्थिति होगी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐसा राज्य जिसमें सब लोग जिनको जो काम सौंप दिया, चाहे वो उसकी मर्जी का हो या ना हो, उसके बावजूद उसे पूरी मुस्तैदी के साथ करता रहता है, तो किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। अब यहां पर बात आती है कि एक शूद्र संभुक ऋषि तपस्या करके ज्ञान अर्जित करना चाहता है और वह भी अन्य ऋषि मुनियों की तरह बनना चाहता है, तो यहां पर वह महापाप का भागी हो जाता है और पाप का जो दंड है वो उसे मिलता है स्वयं राम के द्वारा, जो कि राम राज्य को चलाने वाले शासक हैं। और एक ऐसे शासक जहां पर किसी को किसी तरह का कोई दुख दर्द नहीं है, जहां किसी तरह का कोई पाप पुण्य की स्थिति नहीं है, वहां पर एक शूद्र व्यक्ति ऋषि मुनियों की तरह तपस्या करता है तो महापाप का भागी हो जाता है, और उस पाप का जो दंड होता है वो होता है मृत्यु दंड। और वह दंड देने वाले कौन है? स्वयं राम। अंदाजा लगा सकते हैं कि राम राज्य की संकल्पना किस प्रकार की हो सकती है। दूसरी बात, महिलाओं की अगर हम बात करें तो राम राज्य में एक व्यक्ति यह कह देता है कि सीता तो रावण के यहां रह के आई है। इतनी सी बात जब राम राज्य में फैलती है, राम तक पहुंचती है, तो इसी बात को लेकर के राम जो है वो सीता का परित्याग कर देते हैं और उसे अपने साम्राज्य से बेदखल करके जंगल में रहने के लिए विवश कर देते हैं। ये स्थिति जो है वह राम राज्य की स्थिति है। इसमें लोग जो जिस व्यवस्था में रह रहे हैं वहां पर कोई भी उंगली ना उठाए। कोई भी अगर सत्य बात बोलता है या गलत बात बोलता है तो उनकी व्यवस्था में अगर वो फिट नहीं होती है तो वह कोई भी हो उसे किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो राम राज्य की व्यवस्था है वो इस प्रकार की व्यवस्था है। दूसरा हम बात करें महाभारत की। अगर महाभारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो वहां पर
जो राम राज्य की व्यवस्था शायद हो सकती है वो इस प्रकार की होगी जिसमें वर्णाश्रम व्यवस्था होगी। वर्ण के अनुसार जो शिक्षा अर्जित करने का अधिकार है वह ब्राह्मणों के पास होगा। जो युद्ध लड़ने का, युद्ध कला कौशल का जो अधिकार होगा, शासन करने का जो अधिकार होगा, वह क्षत्रियों के पास होगा। जो वैसे लोग हैं वो इस सारे की सारी व्यवस्था के लिए धन अर्जित करके ये काम करेंगे, और बाकी का जो हिस्सा बचा हुआ है वह केवल सेवा करने का काम करेगा। और इसकी एक वानगी आपने देखी होगी, महाभारत बहुत फेमस जो महाकाव्य हुआ, और यहां पर जो टीवी का जो धारावाहिक था वो बहुत प्रसिद्ध रहा। उसमें एकलव्य का जो मामला था, एकलव्य की जो घटना थी, वो इस प्रकार की घटना है जिसमें एक आदिवासी युवक एक मूर्ति बना करके मिट्टी की, और उसके सामने वह धनुर्विद्या का ज्ञान अर्जित करता है और धनुर्विद्या में निपुण हो जाता है। जिसको गुरु मान करके वह ये ज्ञान अर्जित कर रहा था, एक दिन वह गुरु वहां पर आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने ये धनुर्विद्या सीखी कैसे? बोला, मैंने तो आपकी मूर्ति बना करके और उसी के सामने उसी को गुरु मान करके विद्यार्जित की, और आज मैं धनुर्धर हूं। ये बात ब्राह्मण ऋषि गुरु द्रोणाचार्य को नागवार गुजरी, जिसको वह स्वयं ज्ञान दे रहे थे। जिस क्षत्रिय को वह ज्ञान दे रहे थे, उसे धनुर्धर बनाना चाहते थे, उससे भी ज्यादा निपुण धनुर्धर अगर कोई शूद्र समाज का, कोई आदिवासी समाज का युवक होता है तो वह वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है। और यही एक कारण था जिसके कारण एकलव्य से जो गुरु दक्षिणा मांगी गई, वह गुरु दक्षिणा क्या थी? उसके दाएं हाथ का अंगूठा। और जब दाएं हाथ का अंगूठा काट करके उसने दे दिया तो उसकी सारी की सारी धनुर्धरी जो है वो खत्म हो गई थी। ये ताकत से वंचित रखने का एक सोचा समझा षड्यंत्र जो है वह सदियों से चला आ रहा है। फिर हम बात करते हैं रामचरितमानस की, जिसमें राम राज्य कैसा हो सकता है। तो राम राज्य की अगर हम बात करें तो यह भी एक राम राज्य का हिस्सा है, जहां ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़ना के अधिकारी। और ये सारे के सारे मिलकर के इस देश के अंदर कितना बनते होंगे? लगभग 90%। 90% लोग अधिकार विहीन हो जाए, शिक्षा विहीन, अधिकार विहीन, मतलब अंधकारमय स्थिति में जिए, वह केवल सेवा करें। यह रामायण रामचरितमानस के अनुसार राम राज्य की संकल्पना का एक हिस्सा है, जिसमें 90% लोगों की स्थिति इस प्रकार की हो सकती है। राम राज्य की बात गांधी जी स्वराज्य के रूप में बहुत बात किया करते थे। गांधी जी का जो स्वराज्य था वह राम राज्य का एक हिस्सा था, वो उसे कहते थे राम राज्य। हालांकि वह चाशनी में इस प्रकार से लपेटते थे कि राम राज्य का मतलब धर्म राज्य नहीं है, लेकिन गांधी जी की जो कुटिलता थी, मुंह में राम बगल में छुरी, यह किसी से छुपी हुई नहीं। वह एक विद्वान थे, इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य राजनेता, मुख्य काम करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन या तो यूं कहें कि वो उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस नॉलेज को समझते ही नहीं थे जहां पर और लोगों के अधिकार किस प्रकार के हो सकते हैं, या फिर वह धर्म को केवल अंधभक्त की तरह ये मानते थे कि ये शायद ऊपर वाले के द्वारा प्रदत्त है। और यही कारण है कि गांधी जी ऐसी चीजों पर विश्वास करते थे जो तर्क के आधार पर, कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वह गांधी जी के विरोधी इसी बात से थे कि वह तार्किक बातें क्यों नहीं करते, वो उन चीजों से जुड़ करके केवल खड़े क्यों हो जाते हैं जो चाहे मानी जाए चाहे नहीं मानी जाए। वह केवल यह सिद्ध क्यों करना चाहते हैं कि जो मैंने कह दिया वो बिल्कुल सही है। गांधी जी का जो स्वराज्य था वो क्या था? गांधी जी ग्राम व्यवस्था पर आधारित शासन व्यवस्था चाहते थे। वह चाहते थे कि गांव में जो है वह एक व्यक्ति चुना जाए, वह व्यक्ति, उस तरह के व्यक्ति मिलकर के विधानसभाओं के लोगों को चुने, लोकसभा के लोगों को चुने, और इस देश का शासन व्यवस्था होनी चाहिए।
गांव के स्वराज्य में वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार जाति व्यवस्था होनी चाहिए, और जाति व्यवस्था जो है उस जाति व्यवस्था के अनुसार ही लोग रोजगार करें, उनको जो काम धंधे मिले वो उस जाति व्यवस्था के अनुसार होने चाहिए। जाति व्यवस्था के अनुसार जो काम होंगे वो वही काम होंगे जिसके इतर वो बाहर नहीं निकल सकता। यानी राम राज्य का जो कंसेप्ट था वाल्मीकि रामायण में, जिसमें कि जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के अनुसार काम हो, उसके अलावा उससे बाहर निकलने का काम नहीं हो, ताकि कुछ लोगों के हाथ में सत्ता हो, कुछ लोगों के हाथ में शिक्षा हो, कुछ लोगों के हाथ में शक्ति हो, और वही लोग अपनी मन मर्जी से इस देश के और लोगों पर राज कर सकें, और ये व्यवस्था शायद राम राज्य का एक पार्ट हो सकती है। ये गांधी जी भी चाहते थे। गांधी जी का जो विचार था उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने कुछ आयोग गठित किए हैं, जिनमें से है कुंभकार आयोग, केशकार आयोग, स्वर्णकार आयोग, चर्मकार आयोग। इस तरह के आयोग गठित करके और उन जातियों को उनसे रिलेटेड कामों में दक्ष करना चाहते हैं, ट्रेनिंग दे करके उन लोगों को दक्ष करना चाहते हैं, ताकि वो उस काम को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहे और उनको रोजगार मिलता रहे। गांधी जी तो यंत्रीकरण के यानी मशीनों के भी घोर विरोधी थे। वो तो चाहते थे कि घर बैठ करके ही ऐसे काम धंधे चलते रहने चाहिए, और ये देश जो है वह आदिम जमाने की व्यवस्था के अनुसार चलता रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार का जो काम है वो भी कुछ इसी प्रकार के राम राज्य की ओर जो स्थितियां हैं उनको इंगित कर रहा है। यहां पर हम बात करें तो जो राम राज्य है, राम राज्य का मतलब वर्ण व्यवस्था, राम राज्य का मतलब जाति व्यवस्था, और जाति व्यवस्था का जो दंश है वो सदियों से चलता आ रहा है। और ये जो दंश है वो जो साफ साफ दिखाई देता है, जिसमें अगर हम बात करें तो एक पिक्चर आई थी लगभग 10 साल पहले शूद्र नाम से। वो जो पिक्चर थी उसको इस देश के सिनेमा हॉलों में दिखाने के लिए बैन कर दिया गया था। बड़ी मुश्किल से उसके जो डायरेक्टर थे उन्होंने कोशिश करके और सिनेमा हॉल में उसको दिखाने की कोशिश की, तो एक सिनेमा हॉल में सुबह 10 बजे उस पिक्चर को दिखाने के लिए स्वीकृति मिली, और वह स्वीकृति भी इस बात पर कि इतने जो एडवांस बुकिंग अगर हो जाती है तब ही जाकर के वह स्वीकृति मिल पाएगी। इस स्थिति में तो हम ये देख सकते हैं कि जो जाति व्यवस्था के निचले पायदान पर जो लोग खड़े हैं उनके बारे में अगर कहीं कोई बात भी होती है तो उसे किस प्रकार से दबाया जाता है। ये राम राज्य की संकल्पना यानी जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की संकल्पना का एक आधार है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। और यही कारण, ये इसी का एक जयपुर जिले के अंदर, जयपुर के पास एक गांव है जहां पर दलित समाज का एक व्यक्ति आईपीएस बन जाता है, उसके बाद उसकी शादी होती है, तो गांव में उस व्यक्ति की घोड़ी पे बैठ करके बिंदोरी नहीं निकलने दी जाती। ये जाति व्यवस्था का एक कोड है। यहां पर देखें तो इसी प्रकार की कई सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है, और शायद राम राज्य जो है वो इसी बात की ओर इंगित करता है। लेकिन राम राज्य का हल्ला मचाने वाले जो लोग हैं, उसके जो झंडा बरदार हैं, झंडा लेकर के आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं, वह किसी भी तरह से नहीं जानते कि राम राज्य आकर के हमारे भले के लिए क्या करेगा। वह केवल उस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं कि शायद राम राज्य होगा। और इसकी एक छोटी सी उदाहरण मैं देना चाहूंगा। मैं 2-3 दिन पहले ट्रेन में सफर कर रहा था, तो मुझे एक सज्जन मिले। वो सज्जन कह रहे थे कि राम राज्य आना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने जो प्राण प्रतिष्ठा की, वह गर्भगृह में जाकर के जो प्राण प्रतिष्ठा की वह गलत है। और ये तो यहां पर जो स्थितियां चल रही है इस देश के अंदर, राम राज्य आना चाहिए, राम राज्य होना चाहिए, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री भी गर्भगृह में जाने के लायक नहीं है, तो आप फिर अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वह उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार इस देश की व्यवस्थाओं को ढालने का एक कार्यक्रम है। और जो महिलाएं, जो स्वर्ण महिलाएं, जो ये सोचती है कि हमारे पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वह भी गलतफहमी में है।
यहां पर जो स्थितियां हैं वह लगभग 90% से भी ज्यादा लोगों को अधिकार विहीन, शिक्षा विहीन, सत्ता विहीन और शक्ति विहीन करने का एक कार्यक्रम है, जिसके अनुसार और ऐसे कई एरियाज शहरों में, छोटे छोटे मोहल्लों में आपको मिल जाएंगे, जहां पर ऐसे गली मोहल्ले हैं जहां पर रहने वाले लोग छोटे छोटे काम धंधे करते हैं, उनका जीविकोपार्जन जो होता है वह बहुत ही दयनीय स्थिति में होता है। और यही कारण है कि साल दर साल जो है वह राशन पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम ऐसे लोग और ऐसे नागरिक पैदा करने की स्थिति में है ही नहीं जो अपने खुद के बलबूते पर खड़े हों और इस देश को भी ताकतवर बनाए, खुद को भी ताकतवर बनाए, समाज को ताकतवर बनाए। तो उसका कारण क्या है? हम उनको उन चीजों से वंचित करना चाहते हैं जिसमें व्यक्ति अपना स्वयं का विकास करता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1940 में आगाह किया था कि धर्म आधारित पाकिस्तान के जो राष्ट्र बनने की मांग थी, उस समय उन्होंने यह भी कहा था कि धर्म आधारित राष्ट्र जो है वह इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हिंदू राष्ट्र या हिंदू राज्य की कल्पना अगर है तो वह इस देश के हिंदुओं के लिए ही सबसे बड़ा खतरा है। हिंदू राज्य या हिंदू राष्ट्र लोकतंत्र के लायक नहीं है, इसलिए इसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस जमाने में दिए गए विचार हैं और वह एक ऐसे दूरदृष्टा हैं जिनके विचार अलग अलग चीजों पर जो हैं वह आज भी वैसे के वैसे प्रासंगिक बने हुए हैं। और इस देश को महान भारत राष्ट्र बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा प्रासंगिक विचार हैं तो वह आज भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार हैं। तो यहां पर जो राम राज्य की संकल्पना है वह मुख्य रूप से उन सभी चीजों से ध्यान हटाने का एक माध्यम है। वरना इस देश के अंदर जो राम राज्य वाले हैं, राम राज्य की बात करने वाले हैं, उन्हीं के पूर्वजों ने, चाहे वह अकबर का दरबार हो, वहां पर राग बेर भी बजाने वाले लोग वही थे। अकबर के दरबार में उसके लिए युद्ध लड़ने वाले लोग वही थे जो आज राम राज्य की बात कर रहे हैं। तो फिर ये सारी की सारी चीजें करने की स्थिति में वो थे, तब भी ये देश बार बार अगर गुलाम बनता रहा तो उसका कारण यह है कि यहां के 90% लोगों को काम करने का मौका ही नहीं दिया। और जब इस देश के 90% लोग काम नहीं करेंगे, काम जिसको जिसकी इच्छा हो उसमें वो पारंगत हो सकता है, एक विषय के बजाय दो दो विषयों में पारंगत हो सकता है, तो उसे होना चाहिए, उसे मौका मिलना चाहिए और ये मौका नहीं दिया गया। यही कारण है कि इस देश को सशक्त राष्ट्र बनने में मुश्किलें आई। जब ये देश आजाद हुआ, आजादी के बाद स्थितियां बदली, उस समय पर इस देश को आजाद करवाने वाले, इस देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग, इस देश का संविधान बनाने वाले लोग, जिन्होंने इस देश को महान राष्ट्र बनाने के लिए जो योजनाएं प्रस्तुत की थी, उसके अनुसार यह देश जब काम करने लगा तो देश आगे बढ़ा। लेकिन धीरे 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 स्थितियां वापस लौट करके कभी रामायण, कभी महाभारत और ऐसी जो चीजें चलने लगी और इस देश का जो आम नागरिक था वो उसमें धीरे धीरे फंसने लगा। 89 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तब जो आंदोलन हुए थे, उन आंदोलन की सच्चाई यह है कि जिनके लिए रिजर्वेशन दिया गया था वह लोग भड़काए गए और भड़क करके वो उन लोगों से लड़ाई कर रहे थे जिनको पहले से रिजर्वेशन मिला हुआ था, जो उनकी पैरवी कर रहे थे कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उन लोगों से विपरीत लड़ाई लड़ रहे थे। और यही स्थिति राम राज्य की है कि राम राज्य किसको मिल रहा है, किसके लिए राम राज्य आ रहा है, उनको पता ही नहीं है। जिनके लिए आ रहा है वह लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं और जिनके लिए नहीं आ रहा वह हल्ला मचा रहे हैं और विपरीत स्थिति में जाकर के और इस पूरे देश की व्यवस्था जो है, जो गणतांत्रिक व्यवस्था है, उसको कमजोर करने की स्थिति लाई जा रही है। और यह सोचा समझा एक षड्यंत्र का हिस्सा है। इससे बचने की आवश्यकता है। इस देश के हुक्मरानों को भी और इस देश के विपक्ष को भी और इस देश के बुद्धिजीवियों को भी इस विषय पर विचार करना चाहिए और काम करने की आवश्यकता है। तो यहां पर मैं अंत में दोबारा से एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो प्राचीन चीजें थी
उस जमाने में वहां पर क्या था क्या नहीं था। लेकिन अब हम अगर पीछे की ओर जाते हैं, हजारों साल पीछे की ओर जाने की कोशिश करते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे कब? ये देश आगे बढ़ना क्यों नहीं चाहता? यहां के जो लोग हैं वह आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग क्यों नहीं करना चाहते, पीछे हटने के लिए प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? तो उसका सीधा सा कारण है कि पीछे हटने के लिए प्लानिंग इसलिए की जा रही है कि उनके पास किसी प्रकार की कोई योजनाएं है ही नहीं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। और यही महत्वपूर्ण बात है और इस पर चर्चा होनी चाहिए और काम करना चाहिए। तो जो लोग ये नहीं कर रहे उनको समझने की जरूरत है और यहां पर विपक्ष को भी और आम नागरिक को इस बात पर समझने की कोशिश करने की, शिक्षित होने की जरूरत है। अन्यथा ऐसा समय आएगा जब लोगों को शिक्षा विहीन कर दिया जाएगा, जब लोगों को शक्ति विहीन कर दिया जाएगा, जब लोगों को समृद्धि विहीन कर दिया जाएगा। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो ऐसा जीवन होगा अंधकारमय जीवन। और यह राम राज्य की एक कड़वी सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।